क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 बच्चे ऐसे हैं जो किसमें पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, और 60 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है, और 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में पास हुए, जैसे कि इंग्लिश में भी और मैथमेटिक्स में भी। यानी ये क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन है। हाँ, ध्यान रखना, जब दोनों की बात आ जाए ना तो इंटरसेक्शन वहां पे समझने का। ओके, फिर आगे दिया है कि नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा, मतलब कोई बच्चा फेल हुआ ही नहीं, सबके सब पास हुए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो लोग पास तो हुए ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो कम से कम, एटलीस्ट यानी क्या होता है बच्चों, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही, ठीक है। अगर 2 हुआ तभी चलेगा, यानी देखो कम से कम मतलब क्या, कम से कम यानी उससे अगर ज्यादा हुआ ना तो चलेगा, बस उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हम लोगों को बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, चलिए हम इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इंग्लिश वाले, मतलब जो इंग्लिश में पास हुए वो बच्चे के सेट को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed in English and B be the set of students who passed in mathematics। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, n ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो देखो 50 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो n ऑफ ए हमारे लिए हो जाएगा 50, ठीक है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए, यानी कि n ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 60, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों 60, ठीक है। फिर आगे क्या दिया था कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में पास हुए, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब भी बोथ की बात आए ना बच्चों तो याद रखना वहां पे क्या होता है, इंटरसेक्शन ही होता है। ओके, तो कितने हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हुए। तो हमें ये बताना है वो बच्चों का नंबर जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए। अगर दोनों में हुए तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम एक वाला तो हमें बताना ही है। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, तो ए यूनियन बी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए यूनियन बी ही हम क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो बच्चों थोड़ा इसको वेन डायग्राम की मदद से आपको समझाती हूँ। देखो जैसे ये मेरा पहला सेट और ये मेरा दूसरा सेट, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो 50 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में पास हुए, और 60 बच्चे ऐसे जो मैथमेटिक्स में पास हुए, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं बच्चों, 40, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 40 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यस एवरीवन 10, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 20, ठीक है, तभी तो हो पाएगा ना। देखो सेट ए के अंदर 50 आ रहा है और सेट बी के अंदर 60 आ रहा है, जो यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताना था, वो बच्चे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही। तो अगर मैंने यहाँ पे यूनियन निकाला, ठीक है, तो यूनियन से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यूनियन में क्या करना होगा, ये जो जितने भी बच्चे हैं, मतलब ये सेट और ये सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि 10 + 40 + 20, समझे। तो कितना हो जाएगा, 10, 40 और 20, यानी कि 70 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हुए ही। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों में हुए तो अच्छी बात है। जैसे कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए, ठीक है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो बस इंग्लिश में पास हुए, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो बस मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे क्या दिया था, एटलीस्ट दिया था ना, इसके लिए हमने दोनों को भी कंसिडर कर लिया। यानी अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दोनों में पास होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, समझे। हमें यूनियन क्यों फाइंड करना है, तो चलो अभी फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों यूनियन का, n ऑफ a + n ऑफ b, अभी आपको याद हो जाना चाहिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सारे वैल्यूज को पुट करो। n ऑफ a कितना है 50, n ऑफ b कितना है बच्चों 60, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 40। चलो देखते हैं 50 और 60 कितना होता है, 110 - 40 कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना,
4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 7, मतलब 70 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए ही। ओके, चलो लास्ट में आंसर लिख देंगे कि हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लिखिएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed at least in one of the subject। कितने आ गए? वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 70। समझ गए? तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है ना। और अगर आप चाहें तो ये डायग्राम बनाइएगा, और नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ओके, चलो देख सकते हो आप लोग। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। काफी बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन है बहुत सिंपल। चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, यानी कि मतलब सर्वे कंडक्ट किया गया कितने स्टूडेंट्स का बच्चों? तो 220 स्टूडेंट्स का। ओके, तो जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना, उसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो एन ऑफ जो यू है ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 220। ओके, चलो मैं आपको ना वेन डायग्राम की मदद से भी बताते जाऊंगी। ये सपोज करो कि हमारा वेन डायग्राम है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर मतलब जिसमें बच्चे कितने 220, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। मतलब सुनिए बच्चों ध्यान से, जैसे कि इतने बच्चे थे ना, 220 बच्चे थे, जिसमें से 130 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी हॉबी क्या बताई? रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। फिर 180 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या बताया? उनकी हॉबी क्या है? स्काई वॉचिंग, ठीक है। कितने? 180 बच्चे, मतलब 180 बच्चों का हॉबी क्या है बच्चों? तो ये स्काई वॉचिंग का, ठीक है। फिर देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, यानी कि 110 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं, मतलब रॉक क्लाइंबिंग भी और स्काई वॉचिंग भी, ठीक है। फिर यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ, दूसरा हॉबी क्या था? स्काई वॉचिंग, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों स्काई वॉचिंग। ओके, तो अभी आप लोग इधर ध्यान से देखिए। एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने बच्चे हैं? 130, है ना। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 130। फिर एन ऑफ बी कितना होगा? यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी है स्काई वॉचिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कितने हैं? 180, यानी कि एन ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? 180, ठीक है। और देखो 110 बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों हॉबीज है। दोनों का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, दोनों जब भी आया ना, बोथ आया, मतलब आप समझ जाना कि वहां पे इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 110। ओके, अगर मैं आपको वेन डायग्राम की मदद से बताना चाहूँ तो ये देखो, ये मेरा पहला सेट, ये मेरा दूसरा सेट, ठीक है। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, बराबर। तो देखो बच्चों, सेट ए के अंदर कितने? 130, है ना।
और सेट बी के अंदर कितने 180 बराबर, जिसमें से देखो बच्चों इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 110 आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे 110 लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 130 है ना इसमें से 110 को माइनस करके इधर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरे सेट के अंदर 110 हो रहे। ओके, तो चलो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 20 और यहाँ पर क्या आएगा, तो 180 में से 110 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 70। ठीक है, समझे ये मैंने कैसे बनाया। अभी चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने के पहले एक और काम हम करते हैं। देखो हमारे पास एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो इन सब की मदद से हम लोग ना एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यही हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखिएगा। तो देखिए एन ऑफ ए कितना है, मतलब कितना है 130, ये कितना है 180 और ये कितना है 110। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 110 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 आ गया, 8 9 10 11, 11 का 1, फिर 1 आया इधर, फिर 1 1 2 1 3, मतलब 310, इतना ही आएगा ना, 8 3 11, 8 9 10 11 बराबर। ठीक है, फिर इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 110 को, तो 0, फिर 1 में से 1 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, मतलब कितना आ गया बच्चों 200। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 200। ओके, तो अभी ये सारे वैल्यूज को आप लोग ध्यान में रखिए और एक एक करके क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ से कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके कुछ भी हॉबीज नहीं है, मतलब जो ना ही रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं और ना ही स्काई वॉचिंग को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हम ये एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 220। ओके, तो देखो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो यूनियन है ना, यूनियन, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो बच्चों ये यूनियन क्या है, अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन में वो बच्चे आएंगे जो मतलब किसी न किसी हॉबी को फॉलो करते ही हैं। ठीक है, यूनियन में क्या होगा, ये सभी जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो सभी के जुड़ने का मतलब क्या है, सेट ए मतलब क्या, रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे, सेट बी यानी क्या, स्काई वॉचिंग वाले बच्चे। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यूनियन निकाला यानी मैंने इन सभी का टोटल किया है, सही है ना, सही है कि नहीं। अगर मैंने ए यूनियन बी निकाला यानी कि इसमें सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके कुछ ना कुछ हॉबी तो है ही, या तो रॉक क्लाइंबिंग या फिर स्काई वॉचिंग। हमें यहाँ पे क्या बताना है, वो बच्चे जिनके कुछ भी हॉबी नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो ए यूनियन बी है ना, इसको हम माइनस करेंगे किसमें, यूनिवर्सल में से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम ए डाल के लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any of the hobbies, टू हॉबीज। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखिएगा, एनी ऑफ द 2 हॉबीज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, ये जो यूनिवर्सल है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ए यूनियन बी को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी वैल्यूज रखो, तो देखो बच्चों यूनिवर्सल मतलब एन ऑफ यू कितना है 220 और ए यूनियन बी कितना आया है 200। चलो इसको माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा 20, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी हॉबी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो बस ये हो गया बच्चों आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए 220 नहीं ओनली 20। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। देखो बच्चों क्या आया, ओनली, यानी कि हमें बस वो बच्चे बताने हैं जो क्या करते हैं, कौन सी हॉबी को फॉलो करते हैं, ओनली रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझिएगा, देखिए रॉक क्लाइंबिंग मतलब कौन सा वाला सेट, सेट ए की बात की जा रही है। ओके, तो अगर बस यहाँ पे किसकी बात की गई है, रॉक क्लाइंबिंग की ही बात की गई है ना, तो मुझे कौन सा वाला पार्ट लेना पड़ेगा बच्चों, ओनली दिस वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया तो इसमें तो स्काई वॉचिंग भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा ना, मुझे बस ए वाला हिस्सा चाहिए, ओनली ए वाला। ठीक है, तो कौन सा वाला हिस्सा मैं लूंगी यहाँ पर, इस केस में ये वाला पार्ट।
ठीक है, क्योंकि इसको अगर इंक्लूड किया तब तो ये बी में भी आ जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, बस हमें रॉक क्लाइंबिंग का ही बताना है। ओके, तो ये वाले हिस्से में देखो कितने बच्चे आए हैं, 20 बच्चे आए हैं, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ओनली रॉक क्लाइंबिंग को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें मिल गया। अभी फाइंड कैसे करना है, चलिए आप लोग को वो भी समझा देती हूँ, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ये जो एन ऑफ ए है ना बच्चों, एन ऑफ ए, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे बी डालते हैं और क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, क्या था यहाँ पर, हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। इसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो n ऑफ a है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, n ऑफ a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, तो n ऑफ a कितना था बच्चों, ये देखो यहाँ पे 130, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 130 लिख दिया। ठीक है, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है, ये देखो 110, यहाँ पे लिख दिया हमने 110। ठीक है, चलो अभी माइनस करते, इधर आ गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ जाएगा 20, यानी 20 बच्चे ऐसे हैं, देखो मैंने बताया था ना 20 बच्चे ऐसे हैं जो बस रॉक क्लाइंबिंग को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। अभी देखो हमें क्या बताना है, वो बच्चे बताने हैं जो बस कौन सी हॉबी को फॉलो करते हैं, ओनली स्काई वॉचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बस स्काई वॉचिंग की बात की जा रही है, मतलब कौन सा वाला हिस्सा आएगा बच्चों, तो ओनली दिस पार्ट है ना, क्योंकि देखो स्काई वॉचिंग वाला सेट कौन सा है, ये है बराबर। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ओनली स्काई वॉचिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पर तो ये भी आ जाएगा ना रॉक क्लाइंबिंग, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली, मतलब बस हमें वो बच्चे चाहिए जो स्काई वॉचिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चे हो जाएंगे, 70 बच्चे। ऑलरेडी हमारे पास आंसर है, अभी आपको बस इधर लिख करके बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा वैसे लिख दीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of sky watching only। क्या आएगा, हमें क्या करना होगा, n ऑफ b में से माइनस कर देंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, तो n ऑफ b कितना था बच्चों, ये देखो यहाँ पे 180 था ना, तो मैंने लिख दिया 180, जिसमें से हम माइनस कर देंगे किसको माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन कितना था 110, चलो माइनस कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा कितना 70, यानी 70 बच्चे ऐसे हैं जो बस स्काई वॉचिंग को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो चाहिए तो आप लोग वेन डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे साइड में ना बना लेने का। देखो वेन डायग्राम की मदद से हमें आंसर निकालने में आसानी हुई ना, हमें आंसर पहले ही पता चल जाता है अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग जरूर एग्जाम में बना दीजिएगा। एग्जाम में क्या, अपनी नोटबुक में भी लिखना तो उधर ना साइड में बना लेना। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो, बाकी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको बनाना ही है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है कि ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि ये वेन डायग्राम आपको देखना है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सेट्स आपसे पूछे गए हैं आपको इन्हें लिखना है अच्छे से। मतलब जैसे सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना है, फिर बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। पहले तो हमें सेट ए का बताना है ना, तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इधर हम लिखते हैं सेट ए। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, आप देख लो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो m n x y z, ये सभी के सभी आ जाएंगे, है ना, m n x y एंड ये हो गया z, बस इतना ही करना था। फिर सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, चलिए ये भी हम बता देते हैं। तो देखो बच्चों बी के अंदर देखो m n p q r, ठीक है, ये जो m n है ना ये दोनों में आ रहा है, ए में भी और बी में भी। ठीक है, तो हमें इधर लिखना तो पड़ेगा m n p q एंड ये हो गया r। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, a यूनियन b। अच्छा, यूनियन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, यूनियन मतलब हमें क्या करना होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि कुछ भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करने का। ओके,
तो देखो यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी। तो आप चाहो तो इधर से भी देख करके लिख सकते हो, इसमें से भी देख करके लिख सकते हो। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग एम एन लिख देते हैं, ठीक, फिर क्या आएगा पी क्यू आर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी क्यू आर, और फिर क्या आएगा एक्स वाई जेड, है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो एम एन लिखा ना, एम एन दोनों में है तो उसको बस एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। फिर पी क्यू आर ये देखिए, और एक्स वाई जेड ये भी हमने इधर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट। अभी ये जो आपका यू फॉर क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट होता है, याद रखना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में हमें क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सब के सब उठा करके हम इधर लिख देंगे, ठीक है। तो लाइन से लिखना, देखो पहले हम लोग एम एन लिखते हैं, पहले एम और एन ही आता है ना, तो एक ऑर्डर में लिखो, एम एन के बाद पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। देखो एम एन पी क्यू आर, फिर क्या लिखा जाए, यहाँ पे आर दो बार कैसे आ गया, एक मिनट जरा रुको, तो इधर टी है आर नहीं है, वही तो मैं सोचूं ये कहाँ से आर दो बार आ गया, ये टी है, ठीक है। तो एम एन पी क्यू आर, फिर एस टी, एस और टी ये भी आ जाएगा ना, उसके बाद एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स वाई एंड ये रहा आपका जेड, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं, रुको मैं एक लाइन खींच दूं, चलो यहाँ पर हमें क्या बताना है बच्चों, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो सेट ए है ना, आप चाहो तो यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो हमें लिखना होता है, सही है ना, ऐसे ही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ये जो सेट ए है ना इसको पूरा निकाल दो, बाकी जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या क्या लिखेंगे, ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखना होगा पी क्यू आर एस टी, चलो लिख देते हैं पी क्यू आर एस और ये टी, ठीक है। चाहो तो इसमें से भी आप देख सकते हो। देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए करेंगे, मतलब ये ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो क्या क्या कैंसिल करना है, एम एन ये लीजिए कैंसिल कर दिया, फिर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को कैंसिल किया, बचता क्या है पी क्यू आर एस टी, देखो पी क्यू आर एस टी हमने लिखा है, सही है ना। फिर अगला क्या है बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी आपको सेम तरीके से ही करना है। क्या करेंगे हम लोग, देख करके बताइए। सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें हमें निकाल देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो हमने ये पूरा गायब कर दिया। अब ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इन्हें लिख लो, तो एस टी, फिर क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक, इसमें से भी आप मिला सकते हैं। फिर अगला है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट। ओके चलो आसान है ये भी, कैसे करेंगे देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो बच्चों ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी ये सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके ये जो लास्ट में मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे ना उन्हें हमें लिखना होगा। तो क्या क्या लिखेंगे, एस और टी, चाहो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो ए यूनियन बी के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हें हमें लिखना होगा। तो क्या क्या है, एम एन है, इसको काट दो, फिर पी क्यू आर, चलो इसको भी काटो, फिर क्या है एक्स वाई जेड, ये भी हमने काट दिया, तो बचते क्या है एस टी, वही तो मैंने लिखा है ना। तो चाहो तो आप इधर से देखो या फिर इधर से देखो, आंसर तो आपको वही मिलेगा। ओके, एस टी कैसे आया पता चला ना। तो फाइनली आपका ये जो 5th क्वेश्चन था बच्चों ये भी हो चुका है कंप्लीट, और इसी के साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट था 1.4 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। और इसके पहले के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है बच्चों तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जो आपका प्रॉब्लम सेट 1 है ना उसको। ओके, तो चलो चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।